सेम पैटर्न। ठीक है, देखिए मध्य पूर्व पाषाण काल में फ्लैग के उपकरणों का निर्माण ठीक है, फ्लैग हो गया पत्थर का टुकड़ा। ठीक है, यहां लिख लें आप जैसे ब्लेड, ब्लेड पत्थर का वैसा टुकड़ा जिसमें दोनों तरफ धार रहता होगा तो ब्लेड हो गया, है ना। समझ में आ रही है ना। फ्लैग के उपकरणों का निर्माण जैसे ब्लेड, बोर, कुछ ऐसे करके बोर, स्क्रैपर छीलने के काम आता होगा, है ना, स्क्रैपर। ऐसे ऐसे पत्थर खुरचनी टाइप के मिले, जैसे आप खुरच के छील सकते हो किसी चीज को आप। ठीक है, हाँ, कुछ मतलब अंदर डालना हो या ठीक है उस तरह से, तो बोर उस तरह से उस पॉइंट को, है ना, स्क्रैपर, ब्लेड, है ना। तो थोड़ा सा उन्नत दिखा रहा है आगे चल करके। आगे लिखें आप जरा, लिखे उच्च पुरापाषाण काल में पत्थर के फ्लैग के साथ साथ हड्डियों के उपकरणों के भी साक्ष्य, हड्डियों के उपकरणों के भी साक्ष्य। ठीक है, हड्डियों के उपकरणों के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, सबसे पहले मूल पत्थर के ही उपकरण थे, फिर क्या हुआ फ्लैग के उपकरण बनने लगे, फिर क्या हुआ फ्लैग के साथ साथ हड्डियों के भी उपकरण। जो हड्डियां हैं ये जानवरों की हड्डियां हैं, हड्डियां जो हैं वो जानवरों की हड्डियां हैं, वहां नोट करके लिख लें आप, जानवरों की हड्डियां, इसी में लिख लेंगे आप मानव जीवाश्म के साक्ष्य इस काल से नहीं मिलते हैं। मानव जीवाश्म के साक्ष्य इस काल से नहीं मिलते हैं। ठीक है, मतलब गतिविधियों से तो पता है मानव, बट उनका कोई जीवाश्म हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है बताना मुश्किल काम है। लिखो, हालांकि इसका अपवाद है, इसका अपवाद है नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा, नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा नामक स्थल से मानव की खोपड़ी का साक्ष्य। हथनौरा नामक स्थल से मानव की खोपड़ी का साक्ष्य। ठीक है, वहां से खोपड़ी मिली है। खोपड़ी के बारे में माना जाता है कि वो मतलब आदि मानव है कोई, मतलब आधुनिक मानव, होमोसेपियन से पहले वाला कोई मानव रहा होगा और वो विलुप्त हो गया होगा। मतलब कितनी बार आया गया कुछ भी नहीं पता है। हम जब से ठीक ठीक हैं, हमने समझना शुरू किया है, तब से हमने बहुत सारे चीजें तैयार कर ली हैं अपने लिए, है ना। तो एक एग्जाम्पल है दिया जाता है। तो पहले फेज में हमें मानव जीवाश्म के साक्ष्य, पत्थर के उपकरणों से पता है कि मानव है। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी पुरापाषाण काल में, एक तो भौगोलिक वितरण, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, मतलब तमाम जगहों से, कर्नाटक, ठीक है, आंध्रा, मध्य प्रदेश, सभी जगहों से, हमें तमिलनाडु, हर जगहों से हमें कहीं ना कहीं अवशेष, हमें 2 4 5 नाम हमने उसमें रख दिए हैं, जैसे भीमबेटका, पहलगांव, सोन नदी घाटी चूंकि बड़ा फेमस है। ठीक है, वहां पे 3 एक स्थल बड़े फेमस है, अड़ियाल, बड़वाल, चौंतरा। ऐसे ही मद्रास के में कुतलाय नदी घाटी में
अतिरमपक्कम, वडमदुरे, गुडियम, पलवरम, ऐसे करके बहुत सारे साइट्स हैं जहां पर अनुसंधान हुए हैं, मतलब ठीक है। खैर, उपकरण में बदलाव समझ में आ रहे सभी को? पहले फेज में पहले मूल कोर, फिर फ्लैग, फिर हड्डियां भी उसमें जुड़ गई, ठीक है ना। ऐसे ये बता रहा है उस समय के टेक्नोलॉजी के बारे में, बौद्धिक विकास के बारे में, और साथ साथ एक दो इंफॉर्मेशन भी चल रहा है। अब उस काल में लोग कैसे सरवाइव करते होंगे, जीवन यापन कैसे करते होंगे, लिखें आप जरा, जीवन यापन। पहला पढ़ लिखें, पूरा पाषाण काल का संबंध पूरा पाषाण काल का संबंध हिम युग या प्लाइस्टोसीन हिम युग, उसको नाम दिया गया जियोलॉजिस्ट के द्वारा प्लाइस्टोसीन, ठीक है। पूरा पाषाण काल का संबंध हिम युग या प्लाइस्टोसीन काल से है। इसी में लिखें, पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चादरों से ढका हुआ था। बर्फ की चादरों से ढका हुआ था। तुलनात्मक रूप से तापमान कम था, टेम्परेचर कम था। तापमान कम था। स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव मानव के जीवन यापन, समकालीन जीव जंतु एवं पेड़ पौधों पर इसका होगा या हुआ होगा, पेड़ पौधों पर हुआ होगा। देखो, जैसी मतलब वातावरण होता है उसी हिसाब से सारे, जैसे मान लो अब बर्फ है तो घास तो बहुत सरवाइव कर नहीं पाएंगे, और जब घास नहीं है तो घास खाने वाले बहुत जीव जंतु नहीं सरवाइव कर पाएंगे। घास खाने वाले जीव जंतु थोड़े कम खतरनाक होते हैं, मांस खाने वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। घास खाने वाले जीव जंतु देखोगे थोड़े कम खतरनाक होते हैं, मांस खाने वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं, है ना। एक चुनौती की बात की जाती है, ठीक है। तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तो अधिकांश से ढका हुआ था। आज भी जैसे पर्वतीय क्षेत्र में जो पेड़ पौधे आज भी देखते हैं, हिमालय के ऊपर वाले इलाकों में, वो सब पेड़ पौधों के बारे में अनुमान है, उस समय भी रहा होगा उस तरह के टेम्परेचर वातावरण में। आज से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर कम था, तो ऑब्वियस उस हिसाब से उसका प्रभाव दिखेगा आपको, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी बात, उस समय के बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं, पहला अनुमान लगाया हमने भाई, जो प्रमाण के साथ है ये। अगला पॉइंट लिखो, पूरा पाषाण युगीन मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, ठीक है। फूड गैदरर था और हंटर था, मतलब, है ना। क्योंकि इस समय कृषि और पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं,
क्योंकि इस समय कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो जो जीव जंतु हैं उसकी मतलब मारना, उसका शिकार करना और भोजन उसका लेना, या फिर जो पेड़ पौधे कंदमूल वगैरह जो है उसको खाना, चाहे जैसे भी इंसान उसको सर्वाइव, क्योंकि खेती और पशुपालन के हमें कोई साक्ष्य इस समय नहीं मिलते हैं। ये टफ काम होता है थोड़ा अनुमान लगाना, ठीक है, कि कब मिले नहीं मिले, बट ये माना गया है साक्ष्यों के आधार पे। ठीक है, एक बात हो गई। अगला पॉइंट लिखें, शिकार अपेक्षाकृत बड़े जीव जंतुओं का पत्थर के उपकरणों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पत्थर के उपकरणों तथा जानवरों के जीवाश्म से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जानवरों के जीवाश्म से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, पत्थर के उपकरणों में परिवर्तन पत्थर के उपकरणों में परिवर्तन, लेकिन शिकार एवं खाद्य संग्रह में परिवर्तन के भी संकेत हो सकते हैं। शिकार के तरीके एवं खाद्य संग्रह में भी परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं। परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं। ठीक है, खाद्य संग्रह में भी परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं। आखिर तरीका बदला है तो इसका मतलब थोड़े छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा होगा। शुरुआती स्तनधारियों के बहुत साक्ष्य हमें मिलते हैं, मैमल के बड़ी संख्या में हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो छोटे जानवरों को ऐसा माना जाता है परिवर्तन के हिसाब से। अगला पॉइंट लिखिए आप, शिकार एवं खाद्य संग्रह के कारण प्रारंभिक मानवों को एक स्थान से दूसरे स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ता होगा। ठीक है, जाना पड़ता होगा, क्योंकि संसाधनों के चूक जाने, समाप्त हो जाने, संसाधनों के समाप्त हो जाने पर स्थान परिवर्तन उनकी मजबूरी रही होगी। ठीक है, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, तापमान में कमी के कारण तापमान में कमी के कारण खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते होंगे। तापमान में कमी के कारण खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते होंगे। ठीक है,
जब 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चल रहा है तो 2 4 5 7 दिन खाना वैसे ही, मतलब फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती होगी, ठीक है ना। पूरा का पूरा प्रकृति ने ही फ्रिज बना रखा था। अगला पॉइंट लिखो आप, आग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, आग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अतः मानव कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन करते होंगे। कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन करते होंगे। समझ में आ रही बात है? सिंपल सिंपल यही सब बातें हैं जो हमें अनुमान कि कैसा रहा होगा जीवन। कच्चा मांस डाइजेस्ट कैसा होगा? देखो, जैसा वातावरण होता है ना वैसा अनुकूलन हो जाता है, ठीक है। तो आप जैसे रहते हैं उसी में, जैसे जानवर कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं कच्चा ही मांस, वैसे इंसान भी कच्चा मांस डाइजेस्ट करता होगा उस समय, ठीक है। जैसा वातावरण होता है, जिस हिसाब से ढालोगे उस हिसाब से हो जाता है इंसान, प्रकृति जैसी होती है, ठीक है। तो उसके हैं प्रमाण, मतलब ठीक है। क्वेश्चन था बहुत गंभीर तरीके से, कच्चे मांस का सेवन ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जिसका उत्तर मेरे पास नहीं होगा, मतलब वैज्ञानिक उत्तर तो मेरे पास नहीं मिलेगा आपको, है ना, ये बहुत। बट इंसान के बारे में कहा जाता है जैसे बायोलॉजिकली हम उस तरह से ट्रेंड है जहां हम मांस को हम खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं। जो मांसाहारी नहीं हो इसको मतलब दिल पे मत लीजिएगा, मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। आगे लिखें आप, लिखें, कृत्रिम आवास के साक्ष्य, कृत्रिम आवास के साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल में उच्च पुरापाषाण काल में अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। ठीक है, देखिए, प्रारंभिक मानव प्राकृतिक गुफाओं में प्रारंभिक मानव प्राकृतिक गुफाओं में रहते होंगे। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, इस दौर में बर्तन कपड़ों इत्यादि के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बर्तन कपड़ों इत्यादि के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब जैसे दावे से नहीं कह सकते कि मतलब बर्तन वगैरह के एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, कपड़ों के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है जानवर के जो खाल वगैरह होते होंगे उसको किसी तरह से यूज करते हो ठंड से बचने के लिए, ऐसा अनुमान है। कुछ कुछ पत्थर के, मतलब सुइयों, जैसे सुई होता है ना चीजों को सिलने के लिए होता है, वैसे सुई के उपकरण मिलते हैं पत्थर के बने, शायद वो खालों को सिलने में वैसा यूज करते हो, नहीं मिलते हैं। लेकिन ना ही इनके सामाजिक, पारिवारिक एवं धार्मिक गतिविधियों की कोई जानकारी मिलती है। सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक गतिविधियों की कोई जानकारी मिलती है। ठीक है, नोट करके लिख लें आप यहां पे एक पॉइंट। हालांकि उच्च पुरापाषाण काल से
हालांकि उच्च पुरा पाषाण काल से भीमबेटका में चित्रों के प्रमाण मिलते हैं, भीमबेटका से चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका पे हम अलग से बात करेंगे, हम पाषाण युगीन चित्रकला पे आपसे एक इंफॉर्मेशन के रूप में कि पहली बार चित्रों के साक्ष्य या थोड़ी बहुत कृत्रिम शैलाश्रय के साथ रहने की जगह के साक्ष्य उच्च पुरा पाषाण काल से मिलने, यानी इसकी अंतिम अवस्था का आते आते मानव के जीवन में काफी सारे बदलाव हमें दिखने लगते हैं। तो ये है आपका पुरा पाषाण काल में तीन पहलू, कहां से एविडेंस मिलते हैं, किस तरह के पत्थर के उपकरण हैं और वो जीवन यापन कैसे करते होंगे। ठीक है, अब लिखो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल ये टाइम पीरियड है मध्य पाषाण काल का 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। जरा एक बार भौगोलिक वितरण यहां भी देख लेते हैं हम लोग। भौगोलिक वितरण, पहला पॉइंट है भौगोलिक वितरण, कहां से एविडेंस मिलते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं। देखिए आप शीर्षक दीजिए उत्तर प्रदेश, शीर्षक दे दीजिएगा, उसमें कुछ प्रमुख जगहों के नाम हम इसमें लेंगे। हम उत्तर प्रदेश में एक लिखें आप चौपानी मांडो, इलाहाबाद में पड़ता है ये चौपानी मांडो। यहां से लिख लो आप बर्तन, बर्तन एवं झोपड़ी के साक्ष्य। ठीक है, बर्तन एवं झोपड़ी के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। ठीक है, दो चार ही ऐसे स्थल लेंगे जहां हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यूपी का ही है ये चौपानी मांडो, बेलन नदी घाटी में ही है। ऐसे लिख लो आप सराय नहर, महदहा और दमदमा, ये सब यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है, इलाहाबाद के नजदीक है ये। सराय नहर, महदहा, दमदमा। सराय नहर के बारे में कहा जाता है, लिख लें आप यहां से, अधजली हड्डियों के साक्ष्य, बस एक छोटा सा प्रमाण है, जैसे अधजली का मतलब आग है इस समय ज्ञान। ठीक है, और वैसे कहा जाता है कि एक मानव कंकाल ऐसा मिला जैसे लगता है किसी ने उसको पत्थर से मारा हो। तो कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। दावे से कहना मुश्किल है, बट कुछ लोग कहते हैं एक कंकाल है जिसमें लगता है कि किसी ने उसको पत्थर से मारा है। ठीक है, वैसे निशान मिलते हैं, तो ऐसा अनुमान है कि भाई हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य हो भी सकता है। जिला प्रतापगढ़ है वो। ठीक है ना, जो लोग यूपी से होंगे जानते होंगे, है ना। ठीक है, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। कोई है क्या, राजा भैया है क्या कोई? अच्छा ठीक है, होंगे फिर कोई। चुनाव अभी चल रहा था स्पीच उसमें कि भाई उसमें कह रहे थे, 2-4 दिन पहले देख रहा था मैं अभी, कि 4 दिन या 5-7 दिन पहले एक चुनाव इसमें विधानसभा वाले चुनाव में, कि भाई सवाल जीतने का नहीं है, चुनाव तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, सवाल इसका है कि पिछली बार आपने मुझे 1,04,000 मतों से जिताया है, तो इस बार आप उससे ज्यादा से जिताते हैं या कम से, सवाल इसका है। बट विधानसभा में 1,04,000 मत बहुत मायने रखता है। जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि जान का खतरा है। ठीक है, उन्हीं के बहुत सहयोगी थे। किसी ने बताया जब नॉमिनेशन फाइल हो रही थी, मतलब उसी समय उनको दोहरा दिया गया, बट उस न्यूज को दबा दिया गया।
पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा था कि जब नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तो ऑलमोस्ट उसी समय उन पर अटेम्प्ट जो है ले लिया गया था, बट किसी तरह से वो जान बचा के भागे वहां से जो उम्मीदवार थे। कोई ऐसा कह रहा था, सच्चाई क्या मुझे पता नहीं, बट फिर ये न्यूज भी पब्लिश नहीं होता, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये है वो प्रतापगढ़। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हो गया, लिख ले आप महदहा दमदमा, यहां लिख ले आप अंतिम संस्कार के साक्ष्य, अंतिम संस्कार के साक्ष्य, यानी सावधान मिल रहे हैं, मतलब एक बदलाव है। ठीक है, यहां एक और लिख लेंगे आप, अगला पॉइंट लिख लेंगे आप, हड्डी के आभूषण दमदमा, हड्डी के आभूषण, सिलबट्टे, इत्यादि के भी साक्ष्य। सिलबट्टे सभी लोग जानते ही होंगे, है ना, किसी न किसी रूप में उसकी यूटिलिटी आज भी है। इंसान है भाई, अब कुछ बेटर तरीके से खाना है, पीसना है, तो सिलबट्टे का यूज शुरू हो गया। ठीक है, आज भी लोग यूज करते हैं ना। और भी है यहाँ पे मतलब महिला और पुरुष को भी एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो कुछ कुछ चीजें मिल रही हैं महदहा दमदमा से। तो ये यूपी से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। ऐसे ही मध्य प्रदेश में लिख लें आप, भीमबेटका और आदमगढ़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, राजस्थान में बागोर, राजस्थान में बागोर, ठीक है, बागोर। ये जो बागोर है और आदमगढ़ है, दोनों के साथ एक इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, एक इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा दोनों के साथ, कि यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के, ये कहना मुश्किल है कि पहले किसको माना जाए, बट दोनों के बारे में लिखा हुआ है किताब में। ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप एक और इंफॉर्मेशन, संभवतः जो कुत्ता पालतू पशुओं में पहला जानवर रहा होगा, संभवतः, हाँ एनसीईआरटी में है, संभवतः कुत्ता पालतू पशुओं में पहला जानवर रहा होगा। छठी क्लास वाली एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे आप सभी लोग, है ना, आर एस शर्मा पढ़ने के पहले। जो काम की बात याद रखनी वो तो मैं भी लिखा दे रहा हूं आपको। मेंस भी इसी पे आपका यदि आया उस दौर के कल्चर के बारे में, तो आराम से, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। केवल इसमें इंफॉर्मेशन होते हैं, यहां से ये मिला, यहां से ये मिला, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। डीके चक्रवर्ती हैं, मिस्टर अग्रवाल हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। इग्नू का पूरा एक बुकलेट ही 70-80 पेज का इसके ऊपर है, तो बहुत सारी रीडिंग्स है। केवल इंफॉर्मेशन है, क्रक्स यही है उसका। ठीक है, मेंस की भी संभावना रहती है इसमें कि पाषाण काल में आदि मानव के मतलब जीवन यापन के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी विकास यात्रा के बारे में संक्षेप में बताएं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। खैर, ये लिख लिया आपने राजस्थान। एक लिख लो, गुजरात में एक जगह है बहुत फेमस है, लांगनाज। गुजरात में एक जगह है लांगनज, बहुत फेमस जगह है ये, लांगनज। बहुत विस्तार से इसका एक्सकेवेशन हुआ है, उत्खनन होता है, खुदाई जिसको हम कहते हैं, उत्खनन। ठीक है, और बहुत सारी जानकारी मिलती है मध्य पाषाण काल के बारे में, तो ये खूब चर्चित केंद्र है ये तो हमने बस जानकारी बढ़ाने के लिए आपको बताया। इसमें इंपॉर्टेंट है चौपानी मांडो, आदमगढ़, बागोर, भीमबेटका, और 4 स्थल हम अलग से याद रखेंगे हम, मतलब नाम।
नोट करके लिख लें आप। लिखें आप कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, इत्यादि क्षेत्रों से भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बाकी जगहों से भी मिल रहे हैं साक्ष्य में, जगहों के नाम वगैरह भी हैं। तो ये हो गया भौगोलिक वितरण। इससे ही आपको एक आइडिया लग जाएगा थोड़ा बहुत, जैसे आग है, अंतिम संस्कार है, सील बट्टे हैं, बर्तन है, पशुपालन है। ये सब क्या बताता है? जीवन में इस काल तक आते आते बदलाव। इसलिए भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए यहाँ पे। ठीक है, अब आप लिखो जरा उपकरण के बारे में। देखो आप, पत्थर के उपकरणों में एक महत्वपूर्ण बदलाव, देखो आप कॉमा दे करके, अत्यंत ही सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण, अत्यंत ही सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण। ठीक है, ठीक है, सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण, ब्रैकेट में लिख लो आप। इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया है। इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया है। छोटे छोटे कुछ सेंटीमीटर वाले उपकरण बन रहे हैं। फ्लैग के तो बन ही रहे थे आप, और भी छोटे छोटे उपकरण हो गए हैं। जानवर की हड्डियां तो हैं ही, मतलब उपकरणों साइज बहुत छोटा हो गया। कुछ वैसे हैं जैसे आप किसी को फेंक करके मार सकते हैं। आप चिड़िया वगैरह को भी आसानी से फेंक करके आप शिकार कर सकते हैं। कुछ नाम लिख लो, कुछ प्रमुख नाम लिख लो आप। ब्लेड, इस दौर में भी ब्लेड है, ब्लेड। ब्यूरिन, कॉमा देकर के लिखो आप। ट्रायंगल, त्रिकोण के आकार के, मतलब ट्रायंगल जैसे बने हुए मिलेंगे आपको। अर्धचंद्राकार, आधा जो चंद्रमा होता है उस शेप का उपकरण, ल्यूनेट। अर्धचंद्राकार इत्यादि कर दो आप। एक और पॉइंट लिख लो इसमें नेक्स्ट करके कि कुछ ऐसे उपकरण भी जिससे फेंक कर शिकार किया जा सके, कुछ ऐसे उपकरण भी जिसे फेंक कर शिकार किया जा सके। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि तीर कमान तकनीक का विकास इसी काल में हुआ होगा। ठीक है, इसी काल में हुआ होगा। क्लियर? तो ऐसे एक अनुमान है कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक, तीर कमान तकनीक है ना, ट्रायंगल तरह के जो। तो नई बात क्या मिलेगी आपको? पत्थर के छोटे छोटे उपकरण,
छोटे छोटे जीव जंतु को भी शिकार, क्योंकि वातावरण बदला है तो वैसे जीव जंतु का एग्जिस्टेंस होगा। तो अनुकूलन कहते हैं ना, जैसी चीजें बदल रही हैं उस हिसाब से इंसान अपने आप को जरूरतों के हिसाब से ढालता होगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, हम लोग लेंगे अब ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हम लोग बात कर लेंगे जीवन यापन में क्या बदलाव आया। ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं मध्य पाषाण युग में भौगोलिक वितरण एवं उपकरण के बारे में। ठीक है, अब जीवन यापन में क्या बदलाव है उसको देखेंगे हम, है ना। देखें आप जरा, जीवन यापन, देखें आप, मध्य पाषाण युग की शुरुआत जलवायु परिवर्तन के साथ मानी जाती है। मध्य पाषाण युग की शुरुआत जलवायु परिवर्तन के साथ मानी जाती है। ठीक है, लिखें हिमयुग, हिमयुग का अंत तथा तापमान में वृद्धि हुई। हिमयुग का अंत तथा तापमान में वृद्धि हुई। ठीक है, हिमयुग का अंत तथा तापमान में वृद्धि हुई। जैसे हमने बताया, एक प्राकृतिक कारणों से हिमयुग आता है, फिर हिमयुग समाप्त होता है, फिर हिमयुग। तो दो हिमयुगों के बीच को इंटरग्लेशिएशन पीरियड कहा जाता है, ऐसे करके। तो अभी इस समय प्राकृतिक कारणों से ही हिमयुग समाप्त हुआ। यहां ब्रैकेट में लिख लें, होलोसिन की शुरुआत। होलोसिन, जैसे प्लाइस्टोसिन हमने बोला था ना, वैसे ये है होलोसिन, है ना। आर्य शर्मा में नाम दिया हुआ है। वैसे देखो, ये सब तो जियोलॉजी की भाषा में से पढ़ते हैं हम, भूगर्भ का जब इतिहास पढ़ते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी के विकास की 4 अवस्था मानी जाती है। चौथी अवस्था को चातुर्थकी या क्वाटरनरी कहते हैं। अलग अलग 4 अवस्था है, और चौथी अवस्था के 2 पार्ट मानेंगे, प्लाइस्टोसिन और होलोसिन। प्लाइस्टोसिन माना गया 20 लाख ईसा पूर्व से 10 या 12 हजार ईसा पूर्व, जो मैंने बताया। और उसके बाद का जो काल माना जाता है वो होलोसिन का काल माना जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के मकसद से। अब जब चीजें बदलेंगी तो उसी हिसाब से फिर जीव जंतु, मानव के रहन सहन, खान पान, सब में बदलाव दिखेगा। ठीक है, लिखें आप जरा अगला पॉइंट, लिखें पूरा पाषाण काल की तरह इस काल में भी मानव मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है। मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है। ठीक है, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है। हालांकि शिकार एवं खान पान के तरीके में परिवर्तन के कई संकेत मिलते हैं। संकेत मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखें, छोटे छोटे पशुओं का शिकार, पशुओं का शिकार, पक्षियों का शिकार, तथा बड़ी संख्या में मछली के हड्डियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। बड़ी संख्या में मछली की हड्डियों के भी साक्ष्य मिलते हैं।
ठीक है, बड़ी संख्या में मछली की हड्डियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, एक खास बात है, मछली मछली अपने आप में बहुत न्यूट्रिशियस माना जाता है। ठीक है, जो लोग मांसाहारी हैं, मछली को मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं उसमें, और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, माना जाता है। वो एक बड़ा उपयोगी चीज है वो। तो मछली का बहुत ज्यादा सेवन है इस समय, जो एविडेंस मिल रहे हैं। ये बात हम छोटे उपकरणों के आधार पर भी कह सकते हैं। जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो नदियों में मतलब दोनों तरह की नदियां आपको दिखेंगी, 12 मासी नदियां भी दिखेंगी आपको, और सीजनल नदियां भी दिखेंगी आपको, मौसमी नदियां भी दिखेंगी आपको। तो उसके स्रोत ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होने लग जाएंगे अब, उसके स्रोत ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होने लग जाएंगे अब। आगे लिखें आप, इस काल में आग के ज्ञान की भी जानकारी मिलती है। देखें, इसका कई दृष्टिकोण से महत्व था। जैसे जंगली जानवरों से सुरक्षा, प्रकाश, पेड़ पौधों को जलाने इत्यादि में ठीक है, इसी में लिखेंगे खाद्यान्न के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व था। खाद्यान्न के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व था। ठीक है, तो जैसे आप आत्मरक्षा में, प्रकाश में, किसी इलाके को साफ करना हो, कई तरह से आप आग का यूज कर सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कभी जब वातावरण तापमान जब बढ़ा तो कई बार क्या होता है भाई, जो टहनियां होती है उसकी टकराहट या पत्थरों की टकराहट से चिंगारी, उस चिंगारी से किसी न किसी तरह से फिर आग का ज्ञान इन्हें जो है वो काफी उपयोगी रहा इनके लिए ज्ञान, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसमें खाने में भी आप किसी न किसी रूप में पके हुए भोजन का भी अब आप उपयोग, तो हमने बताया ना खान पान के तरीके में, शिकार में एक चेंजेस दिखाई पड़ेंगे आपको साक्ष्यों के आधार पर। तो आग का ज्ञान है इस समय, पहले वाले काल में नहीं है, तो उससे फिर जीवन में बदलाव भी दिखेगा। आगे लिखें आप, सिलबट्टे के ज्ञान से भी खान पान के तरीके में बदलाव के संकेत मिलते हैं। तरीके में बदलाव के संकेत मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, हालांकि इस युग में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिलते हैं। जैसे पशुपालन, ठीक है, जैसे पशुपालन एवं मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य,
ठीक है, देखिए यह नियमित विशेषता तो नहीं थी, यह नियमित या स्थायी विशेषता तो नहीं थी, लेकिन इसने भी कुछ न कुछ मानव जीवन को प्रभावित किया होगा। इसने भी कुछ न कुछ मानव जीवन को प्रभावित किया होगा। ठीक है, तो ये नवपाषाण काल में आपको नियमित तौर पे मिलेंगे हर जगह। यहाँ पे कहीं कहीं मिले हैं, लंगनाज में मिले हैं कुछ बर्तन, चौपानी मांडो में मिले हैं बर्तन, ऐसे मिल रहे हैं हमें। पशुपालन के एक दो जगह से साक्ष्य मिल रहे हैं, तो अभी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। मतलब पशुपालन क्या होता है, आप देखोगे सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी होता है, खास करके उन पशुओं की जिनकी ब्रीडिंग ज्यादा हो, जो दूध के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन भार वस्तुओं को यहाँ से वहां ले जाना हो, सवारी करनी हो, मतलब इंसान को जाना हो, तो पशुपालन जो होता है मल्टी यूटिलिटी। ठीक है, खेती और पशुपालन जो है मतलब एक पूरक प्रक्रिया है, खेती में उसकी उपयोगिता है ना, इससे फिर जीवन बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके एविडेंस तो मिलते हैं बट नियमित विशेषता नहीं है। अगला पॉइंट लिखो। इस काल में कृत्रिम आवास के साक्ष्य भी बहुतायत में मिलने लगते हैं। बहुतायत में मिलते हैं। जो आवास वगैरह हैं लकड़ी के, मिट्टी के, मतलब वो सब नष्ट वाली अवस्था में, कोई उस समय का बना हुआ नहीं है वो। जैसे खंभों को गाड़ने की कोई जगह है, किसी तरह से सुरक्षित रह गया है मान लो। ठीक है, तो आवास के भी आपको एविडेंस यहां मिलने शुरू हो जाते हैं, ये जो दौर है आपका। ठीक है, कृत्रिम आवास के मिलते हैं। लिखो, साथ ही परिवार प्रथा, अंतिम संस्कार, संगीत, नृत्य इत्यादि के साक्ष्य भी भीमबेटका के चित्रों से प्राप्त होते हैं। इत्यादि के साक्ष्य भी भीमबेटका के चित्रों से प्राप्त होते हैं। साक्ष्य भी भीमबेटका के चित्रों से प्राप्त होते हैं। लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखें। हालांकि इस दौर में भी मानव उपभोक्ता है, ना कि उत्पादक। अतः संसाधनों की कमी की स्थिति में या फिर शिकार के लिए स्थान परिवर्तन करते होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप खेती और पशुपालन तो कर नहीं रहे ना कि आप एक जगह टिक के रह पाए। स्थान परिवर्तन करना आपकी मजबूरी। ठीक है, जहां भी कुछ महीने रह लिया, कुछ साल रह लिया, ऐसी वजह से रही होगी, है ना। ठीक है, तो ये है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की तुलना में आप देखोगे जीवन बेहतर तो होगा जब आग का ज्ञान है, छोटे छोटे पशु पक्षी का शिकार, उसमें रिस्क कम है। और आप देखो पशुपालन, बर्तन, इन सब की दिशा में झोपड़ी वगैरह बना रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं आगे उन्नत जीवन की तरफ।
बट अभी भी हम नहीं कह सकते अस्थायी जीवन एकदम रहा ही होगा। थोड़े बहुत कहीं ना कहीं रहते, चेंज तो करना ही पड़ता था उन्हें, मतलब। हाँ पूछिए। और बस यही है ना, और कोई सवाल है इसमें? हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन है कि जो चीजें हमें मिली हैं भौतिक अवशेष के रूप में, उसे हम 100% सत्य तो नहीं कह सकते हैं। ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि भाई जब लिखित रूप से कुछ मिल नहीं रहा तो हम दावे से तो कह नहीं सकते हैं हम। कुछ वैज्ञानिक तरीके होते हैं किसी चीज के निर्धारण के, और कुछ अनुमान। एकदम ऐसा नहीं कि वो असत्य है, ठीक है। तो ऐसे ही इतिहास लेखन होता है प्राचीन काल का, जो है ना अनुमान। आप जब किताब पढ़ोगे तो देखोगे इसके आधार पर विद्वानों का यह मानना है, ऐसा प्रतीत होता है, संभवतः ऐसा लगता है, शायद ऐसा रहा होगा, संभवतः शायद ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसी तरह से हर पैराग्राफ की शुरुआत या अंत किसी भी किताब में ये भी बताने के लिए पर्याप्त है। तो दावे से तो कोई इतिहासकार भी नहीं कह रहा है ना, बट जो है वो काफी हद तक वैज्ञानिक है। ऐसा भी नहीं कि एकदम काल्पनिक बातें नहीं है, ठीक है ना। वो चीजें मिल रही हैं। बहुत सा वैसा जीवन, या आज भी प्रिमिटिव ट्राइब्स जो होते हैं ना, आदिम, जैसे आज भी इंडिया में करीब 75 के आसपास प्रिमिटिव ट्राइब्स, जो माना जाता है पाषाण कालीन तरीके से ही अपना जीवन यापन। वहां भी आप अध्ययन करके तो देखोगे, पाओगे कि ऐसी चीजें मिल जाएंगी आपको। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये बात तो मैंने कह दी ना, तो उसमें हमें क्या करना है जा करके। ये बात तो मैंने कह दी कि भाई शायद हम इसका यूज करते होंगे या नहीं, हम कैसे कहते हैं बोतल का क्या यूज रहा होगा उस समय, तो मैंने भी कह दी ये बात। तो हमें अनुसंधान तो करना ही नहीं है ना। हमें हमें जो अनुसंधान करके दिया गया, हमें उसे ऑर्गेनाइज करना है। मन में क्यूरियोसिटी आ रही है तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उसका पुरातत्व विज्ञान विभाग जो है बड़ा मतलब डेवलप है। डीयू का भी बहुत डेवलप है ना। दोनों जगह बहुत अच्छा अनुसंधान होता है। आप बताइए तो मैं, यही ठीक है ना। तो एक दो उत्खननकर्ता को भी मैं जानता हूँ। मेरा स्टूडेंट सब ये जो एक्सकवेशन वगैरह कर रहा है, अब तो वो बताएगा कुछ। मैं ठीक है ना। ये तो है ही ना, मतलब पहली जैसी तो रहती ही है, ठीक है। बट एक तार्किक विकास क्रम भी है। जैसे किसी भी दौर में, आज का युग है हमारा, देखो हम स्पेस की बात करते हैं, हम करते हैं ना, स्पेस में बहुत सारी चीजें आज एक तरफ बहुत उन्नत तकनीक है, बट आप देखो कि हम अपने जीवन में आदिम तकनीकों का भी तो यूज करते हैं ना। हम सिलबट्टे आज भी बहुत जगह यूज होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत पसंद है सिलबट्टा। या आपने देखा होगा ओखली, समझते हैं मूसल ओखली, है ना, ठीक है। उसका भी नौपाषाण काल में साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है, तब से लेकर उसकी आज तक। तो ऐसा नहीं कि उसका वैज्ञानिक आधार नहीं, जो शुरू में हमने कहा बहुत सारी ट्रेडिशन जो हमारे लिए यूजफुल होती है वो चली आती है, ठीक है, जिसका जीवन में महत्व रह जाता है। किसी तकनीक की जगह दूसरा तकनीक ज्यादा सरल होता है तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और किसी की उपयोगिता बनी हुई है, चाहे कितना भी मिक्सी आ गया, बहुत लोग अभी भी सिलबट्टे पे खाना पसंद करते हैं, ठीक है। मिक्सी का कितना भी यूज कर लीजिए आप, अब पता नहीं क्या क्या आ गया है, मतलब, और आवाज ऐसी करती रहती हो, है ना, किचन में, ठीक है। बट सिलबट्टे का यूज तो जिसकी यूटिलिटी रह जाती है वो रह जाता है ना, हमारे किचन में भी, हमारे जीवन में भी। तो प्राचीन और मध्यकाल को यूपीएससी ऐसे ही पढ़ने समझने के लिए कह रहा है कि कैसे कैसे हम इवॉल्व किए, कौन कौन सी चीजें हमारे जीवन में आज हम कैसे बने हैं, ठीक है। उस विकास यात्रा को, इसलिए तो हम लोग कहाँ से क्या मिला उन सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे एविडेंसेस हैं। मतलब मुझे लगता है कम से कम केवल पाषाण काल में 110-15 साइट्स हम लोग जब हिस्ट्री ऑप्शनल में कराता था तो मैप पे कराता था मैं, क्योंकि 9-10 तो मैप यही पूछ लेता है केवल पाषाण काल में, ठीक है। तो ऐसे तथ्यात्मक भी थोड़ा पढ़ना होता है इसको, बट नो।
ना हम और उसके टेक्निकल एक्सकेवेशन वगैरह में भी हमें नहीं जाना कैसे होता है, क्या होता है। मोटी मोटी बातें किताबों में दी हुई हैं कि ये होता है, वही हमें रखना है। लेकिन जो शुरू में हमने बताया, कल्चर हिस्ट्री का ही पार्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो चीजें हैं, आर्कियोलॉजी में जो भी चीजें मिलती हैं उन सब को कल्चर का पार्ट माना जाता है। उसके बेसिस पे ही उस दौर की सोसाइटी, इकोनॉमी और राजनीति, धर्म, कला का हम, तो पहला 3 टॉपिक में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो टॉपिक ही कल्चर है। जैसे स्टोन एज कल्चर कहा जाता है उसको, और इस पे अनुसंधान करने में या तो आर्कियोलॉजी का रोल है या फिर एंथ्रोपोलॉजी का रोल है। जो भी चीजें मानव उपयोग में ले आया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी उसे कल्चर ही कहते हैं। एक मैंने अपने तरीके से बताया आपको कल्चर शुरू में, वे ऑफ लाइफ। मेरा जो अपना खुद का तरीका होता है कोई भी चीज बताने का, जिसको हम थोड़ा परसीव कर पाए, जिसको हम समझ पाए। हम कुछ भी पढ़ें तो जब तक उसको हम थोड़ा विजुअलाइज और समझेंगे नहीं तो मजा नहीं आता है। आर्कियोलॉजी की भाषा में कल्चर जो कुछ मिला, एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में कल्चर मानव ने जो कुछ यूज किया। तो इस टॉपिक का नाम ही है पाषाण युगीन संस्कृति। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर समझ में आ रही है बात? तो कल्चर के ना से बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। वो सब हमारा काम ही नहीं है। हमें तो बस एक आज के अर्थों में कल्चर क्या है पहले तो हम ये समझ लें। किताब की तो बात की है। यूपीएससी का मतलब होता है पहले प्रैक्टिकल जीवन में देखना कहाँ है कल्चर। इसलिए शुरुआत ही हमने आज के कॉन्टेक्स्ट में करी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है, ठीक है, उस तरह से फिर बात शुरू करी हमने ना। तो मन में ऐसे उत्सुकता आएंगे, ठीक है, मतलब कोई दुराई नहीं, उत्सुकता आएंगे, ठीक है। पहली बार कहाँ कैसे, मतलब कुछ कुछ प्रश्नों का थोड़ा बहुत कुछ एस्टैब्लिश्ड आंसर नहीं है, मतलब ऐसे ही चलता है ये। जिसको थोड़ी समझ हो जाती है हिस्ट्री के ना, जैसे हिस्ट्री कईयों के लिए बड़ा आसान हो जाता है मेंस वगैरह में भी। उसका रीजन यही है, जो एक बार तथ्यों से खेलना सीख लेता है, जब उसको पता ही है कि शायद संभवतः ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, बात बनानी है हमें, ये 20 पॉइंट्स मिल गए हमें, तो ऐसा थोड़ी कि आर्य शर्मा ही बात बना सकते हैं। बात तो हम भी बना सकते हैं। तो एक बार के लिए लगता है कि बहुत कुछ है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको हम लोग, ठीक है, तो ऑप्शन में जो लोग अच्छा करते हैं उसके यूजेज को समझते हैं तो वो लोग अच्छा करते हैं। जो फंस जाता है ना चक्र में, तथ्यों के जाल में जो लज गया, ठीक है, जो उसके यूजेज को समझ लिया, अच्छा ऐसे बात बनानी है, ये बात लिखना है। अब इसमें बहुत सारी बात लिख सकते हैं हम। उनके धार्मिक विश्वास के बारे में नहीं कह सकते, भाषा लिपि नहीं मिली है, एक पॉइंट, ठीक है। पारिवारिक संबंधों, सामाजिक संबंधों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। सामुदायिक जीवन, अभी ये डबल हो जाएगा जितना मैं लिखा रहा हूं, क्योंकि आगे उसके बारे में हम कहना शुरू कर देंगे। जिसके बारे में आगे कह रहे हैं और जिसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं उसको हम रिवर्स कर देते हैं। याद होगा अंग्रेजों ने जो नहीं किया हमारी सरकार ने वो किया, हमारी सरकार ने जो किया अंग्रेजों ने वो नहीं किया। आगे जो मिलने शुरू होंगे, जो नहीं मिल रहे हैं उसको हम ये भी नहीं मिलता था, ये भी नहीं मिलता था। तो 600 वर्ड ऐसे थोड़ी लिखवा देते थे मैं स्टूडेंट्स को जब हम राइटिंग करवाते थे लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो भाई इसको ऐसे देख, इसको ऐसे देख। आइडिया का ना बहुत बड़ा रोल होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं। तो हम कैसे उसको पकड़ें, कैसे प्लान करें किसी भी टॉपिक में, और फिर तो एक बार ट्रैक पकड़ में आ जाएगा। आप सब भी ग्रेजुएट हैं और अंडरस्टैंडिंग आपकी भी सबकी ठीक ठीक है। आप बस किताब पढ़ोगे तो आपको सेंस आना शुरू हो जाएगा तुरंत, लेखक लिख कैसे रहें। और इन सब टॉपिक में तो कुछ करना भी नहीं है आपको, जितना मैं करा रहा हूं वही करना है आपको। भी कहीं कहीं पे पढ़ने की थोड़ी बाध्यता मैं दूंगा आपको। तो अब देखो, पूरा पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल भी हम क्या कह सकते हैं, शिकारी और खाद्य संग्राहक, आखेटक और खाद्य संग्राहक है। नवपाषाण काल जो है ये शिकारी और खाद्य संग्रह के साथ साथ कृषि और पशुपालक भी है। जहां खेती और पशुपालन होगा वहां जीवन में एक जगह रुकने की संभावना बढ़ जाएगी, वहां अस्थायित्व देखा, वहां थोड़ी आवासीय परंपरा दिखेगी आपको। जब आप एक जगह रहेंगे आप, तो आप चाहेंगे कि भाई खाद्यान्न के जैसे पशुपालन से आप रह सकते हैं। जैसे पशुपालन की बहुत सारी उपयोगिता है, खेती से आप रह सकते हैं।
आपने कोई फसल लगा दिया, कोई फल की समझ हो गई, ठीक है, तो आप उस पूरे प्रोसेस को पूरा करेंगे ना, हट तो सकते नहीं वहां से कि आज हमने बीज बो दिया और चलते हैं कहीं और घूम के आते हैं, फसल हो जाएगी, है ना। अब जब वहां रहेंगे तो आपको वैसे उपकरण भी चाहिए आपको पत्थर के, धीरे धीरे इंसान उसकी तलाश करेगा, उन पत्थरों की पहचान कर लेगा इंसान जिसको थोड़ा रगड़ कर घिस कर हम धार दोबारा पैदा, अब तक तो था यूज एंड थ्रो चल रहा था, ठीक है, मेडिकल मास्क की तरह, है ना भाई, जैसे मास्क हम लोग यूज करते थे ना, खरीदा और छो गया बीच में, है ना, वैसे ही चल रहा था भाई। अब इंसान वैसे पत्थरों को लाके जमा करना शुरू कर देगा, ठीक है, और पानी के सोर्स के आसपास ही रहेगा, वो ज्यादा दूर तो जा ही नहीं सकता वो, ठीक है। थोड़ा सा और ज्ञान बढ़ेगा इंसान का, तांबे का प्रयोग सीख लेगा वो, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। तो थोड़ी बहुत मैदानी इलाकों में नदी से थोड़ा बहुत दूर भी, वो ज्यादा दूर नहीं, जहां उपज बेहतर हो सके, ये सब ऑब्जर्व करके करेगा ना इंसान। अब यहाँ उपज तो पहाड़ी इलाकों में कितनी उपज होनी है, पहाड़ी इलाका आपने कभी घूमा होगा तो जहां थोड़ा बहुत मौका मिल जाए, जहां थोड़ा सा वो लैंड सपाट जैसा एरिया होता है, समतल एरिया होता है, वहां लोग बस जाते हैं, बसावट वहीं दिखेगी आपको, घाटियों में दिखेगी बसावट आपको, या ऊपर वाले हिस्से में जहां कोई समतल एरिया होता है, इंसान वहां देखोगे, आप कभी नोटिस करोगे सीढ़ीदार खेती का सिस्टम, ठीक है, वो ऑब्जर्व करोगे तो कभी ऐसे इंसान को लगा होगा कि भाई जैसे कहीं खेती कर रहे हैं जहां पे पत्थर नहीं है वहां उपज ज्यादा हो जा रही है, जहां पथरीली है वहां उपज हो नहीं पा रही है, ठीक है। उसी ऑब्जर्वेशन में कहीं वैसी मिट्टी दिखी होगी, वहां डाला होगा, ऑब्जर्वेशन ज्यादा हुआ, आसपास तलाश में बढ़ेगा, फिर देखेगा चलो यहां खेती करते हैं। ये टोटल ऑब्जर्वेशन है, कई पीढ़ियों का परिणाम है ये ज्ञान। आज सारी सुविधाएं नहीं होती, इंसान सर्वाइवल के लिए संघर्ष करता रहा है। ये पिछले 200-250 वर्षों में सर्वाइवल के बियॉन्ड इंसान सोच रहा है। वो भी औद्योगिक क्रांति के पहले क्या था, मैक्सिमम लोग खेतीहर समाज ही था, संयुक्त परिवार ही होता था, सब मिलकर खेती में हाथ बताते थे, तभी तो 15-15, 20-20 दिनों का विवाह उत्सव हुआ करता था। टाइम कैसे कटेगा भाई, 20 दिनों का होगा विवाह, 5 दिन दामाद जी रहेंगे, 5 दिन बेटी, ठीक है। अब इतना टाइम हो गया कि बस वो 2 मिनट के लिए कोई आ जाए, अच्छा ऑनलाइन ही विश कर दे रहे हैं, ऑनलाइन ही कार्ड भेज दे रहे हैं। पहले फूफा को बुलाने ना जाओ तो फूफा आते नहीं थे विवाह में। तो जैसा समाज वैसा कल्चर, जैसा दौर बदला, पूजा पाठ चल रहा है तो मतलब वैसे हिसाब से संस्कृति डेवलप हो रही है। अब फटाफट हो गया, अब ऑनलाइन दर्शन हो जाते हैं, आप ऑनलाइन दे दीजिए और ऑनलाइन दर्शन, कृपा आ जाएगी आपके ऊपर, ठीक है ना। इंसान इतना जल्दी में कहीं गुजर रहा है, मंदिर मस्जिद कहीं से भी, फटाफट ठीक है बस माफ कर दीजिएगा, बस हम निकल रहे हैं जल्दी में, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, हर चीज, शुरुआती प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, रफ्तार पकड़े हैं औद्योगिक क्रांति के बाद, जीवन बदल गया है। अभी खेती तक आते आते फिर अगला 1000-1500 साल वैसे ही चलेगा, और खेती से जब औद्योगिक समाज में हम शिफ्ट हुए हैं ना, उसके बाद बहुत तेजी से गेम चेंज हो गया है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से ही लोगों ने मतलब लर्न किया, ऐसा नहीं कि एक जगह का ज्ञान कहीं और गया है, ये सब हम अपने जीवन में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, कोई भी चीज, जैसे आग की खोज हुई है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से ही आएगा ना, किसी ने देखा चिंगारी, 2-4 बार और किसी को दिखा होगा, फिर उसने उस तरह से किया होगा, ठीक है, पत्थरों से या फिर जो टहनियां होती हैं उसके बीच में, है ना, फिर कहीं आग उसने लगा दिया होगा, भाई इसको बुझने नहीं देना है, फिर उसकी एक समझ बनाई होगी, जब चाहे तब हम आग बना सकते हैं, हम तो आप इसको बुझा दो, कहने का मतलब इट्स ए प्रोसेस। क्यों, जो पत्थर के उपकरण, जो हम पत्थर के उपकरण का जो यूज कर रहे हैं हम, उसमें भी तो हम वैज्ञानिक सोच लगा रहे हैं ना, ठीक है। इंसान जहां से दिमाग लगा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आग की खोज से हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान की शुरुआत, पत्थर के उपकरणों से भी कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। पुरापाषाण काल की तुलना में क्या बदलाव आया है ना, अब लिखे नवपाषाण काल, नियोलिथिक। फिर एक बार हम लोग लेंगे भौगोलिक वितरण,
भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण में नवपाषाण काल की अवधि हमने क्या बताया, 7000 से 2000, कहीं कहीं 1000 ईसा पूर्व तक। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में सब जगह एक जैसा कालखंड नहीं होगा ना, कहीं बहुत पहले है, कहीं बहुत बाद में है। जैसे जैसे मानव समुदाय उसको इवॉल्व करता गया है। देखिए भौगोलिक वितरण में पहला पॉइंट लिखें आप, देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़, पहला पॉइंट लिखेंगे आप। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ के बारे में लिख लें आप कुछ पॉइंट। पहला लिखें आप कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, यहां लिख लें आप गेहूं, जौ, कपास, मतलब इसको प्राचीनतम माना गया मेहरगढ़ को। और भी एक दो इलाकों में शोध वगैरह हुई है, बट इसी को माना जाता है प्राचीनतम अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में। ये ना ईरान की सीमा से लगा हुआ है मेहर, बलूचिस्तान ईरान की सीमा से लग जाता है, पाकिस्तान में देखोगे आप। तो जो ईरान बलूचिस्तान जो है ना, मतलब वो समझ लो प्राचीनतम साक्ष्य लेकर के आ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप वाले इलाका में खेती का, ठीक है। 7000 BC के आसपास यहाँ प्रमाण मिलने लगते हैं। यहीं पर लिखो आप, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, कच्ची ईंटों के प्रयोग, कच्ची ईंटों के प्रयोग इत्यादि के भी साक्ष्य ठीक है। नोट करके लिखो यहां पे आप कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती मेहरगढ़ से सीखी होगी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती मेहरगढ़ से सीखी होगी। मेहरगढ़ से सीखी होगी। एक ऐसे, ये सब फैक्चुअल ही बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो एक प्रमाण हो गया हमारा पाकिस्तान वाले इलाके में फेमस। कश्मीर में 2 जगह बहुत फेमस है, ये सब एग्जाम में पूछे भी गए हैं यूपीएससी में। मेहरगढ़ यूपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है जीएस में, भी सबसे पहले खेती का प्रमाण या क्या मिला है वहां। तो जो अनाज भी मिल रहा है उसमें गेहूं और जौ को प्राचीनतम माना गया जो मिलता है। इनफैक्ट कई लोग जौ को ही प्राचीनतम कहते हैं उसमें। तो जो पहला अनाज है वो लोगों ने संभाल कर रखा। जौ बहुत उपयोगी भी होता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जिसका इतना महत्व है जीवन में, उसका धार्मिक महत्व भी हो जाता है। पूजा पाठ में भी देखोगे आप, ठीक है ना, श्रद्धा से भी लोग उसको बहुत महत्व देने लगते हैं, मतलब जो जीवन में इतना महत्व होता है, ठीक है। अगला लिखो आप, कश्मीर में बुर्जहोम एवं गुफकराल, बुर्जहोम एवं गुफकराल, गुफकराल, यहां लिखिए आप, दोनों ही स्थलों से, दोनों ही स्थलों से गर्त आवास के साक्ष्य, गर्त आवास यानी गड्ढा खोद कर रहने के साक्ष्य, पिट ड्वेलिंग, दोनों ही स्थलों से गर्त आवास के साक्ष्य, ठीक है। लिखो, पत्थर के उपकरणों के साथ साथ
पत्थर के उपकरणों के साथ साथ बड़ी संख्या में हड्डी के उपकरणों के भी प्रमाण। के उपकरणों के भी प्रमाण। ठीक है, बहुत आयत में मिले हड्डी के उपकरण, जहां है वहां पत्थर के उपकरण ज्यादा मिलेंगे नहीं, ये जो जगह है। एक और लिखें आप, बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। एक इंफॉर्मेशन है, चीन में ऐसी बहुत परंपरा थी, हो सकता है चीन से ही ये परंपरा किसी न किसी रूप में यहां आ गई हो। ऐसे कम एग्जाम्पल मिलते हैं भारत में, मतलब माना जाता है कुत्ता बहुत प्रिय रहा होगा, या जो भी हो रीजन, ऐसा कुछ क्लैरिटी से कहना मुश्किल काम है उसके लिए। ठीक है, साक्ष्य। मेहरगढ़ की बात हमने करी, कश्मीर में बुर्जहोम और गुफकराल की बात करी। नेक्स्ट लिखो आप, विंध्य क्षेत्र में, यूपी की बात कर रहे हैं, विंध्य क्षेत्र में कोल्डेहवा, कोल्डेहवा से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। क्योंकि नौपाषाण काल जाना जाता है खेती के लिए ही मेनली और पशुपालन के लिए, तो खेती के जो प्रमाण हमें मिल रहे हैं पहली बार, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए आप, बिहार में एक जगह है चिरांद और एक जगह है सेनुआर। चिरांद के बारे में लिखेंगे आप, हिरन के हड्डी के उपकरण, चिरांद के बारे में लिखेंगे हिरन के हड्डी के उपकरण। यहां पत्थर के उपकरण नहीं मिलने, केवल हड्डी के उपकरण। और कॉमा देके लिखेंगे आप, मैदानी क्षेत्र में स्थित। चिरांद जो है मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, शनिवार में लिख लेंगे चना एवं मूंग की खेती के साक्ष्य। चना एवं मूंग की खेती के साक्ष्य। ठीक है, लिखें एक और नीचे लिखें, उत्तर पूर्वी भारत में गारो पहाड़ी क्षेत्र में गारो पहाड़ी क्षेत्र में, गारो खासी जयंतिया, ये जो हिली एरिया आपका, गारो पहाड़ी क्षेत्र में मारू तारू एक जगह है। ठीक है, कॉमा देके लिखिए मरक डोला इत्यादि स्थलों से भी नौपाषाण युगीन साक्ष्य। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक में मस्की, कोई भी नाम में कठिनाई होगी, किताब पढ़िएगा आपको नाम दिख जाएंगे सारे मैप पे भी, है ना। मस्की,
ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। हल्लूर, हल्लूर। पिकली हल, पिकली हल। इत्यादि स्थलों से, पिकली हल इत्यादि स्थलों से साक्ष्य। यहां नोट करके लिखें आप कि पिकली हल से राख के टीले के प्रमाण, ऐश माउंड के प्रमाण, मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। पिकली हल से राख के टीले के साक्ष्य, ठीक है। और लिख लो आप, ब्रह्मगिरी से रागी की खेती के साक्ष्य, ब्रह्मगिरी से रागी की खेती के साक्ष्य, ठीक है। लिखें आप, तमिलनाडु में लिख लें आप एक आध जगह का नाम। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, ना भी नाम ध्यान रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन नौपाषाण काल में कुछ रहना चाहिए। पय्यमपल्ली, ठीक है। एक टेरी समूह करके भी है, बट लिखने की जरूरत नहीं है उसको। पय्यमपल्ली, ठीक है। तथा लिखो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, उतनूर, उतनूर इत्यादि, ठीक है। अब जैसे कुछ कुछ, जैसे मान लो नागार्जुन कोंडा है, ये कृष्णा नदी घाटी में स्थित है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे भी नागार्जुन कोंडा का नाम कई बार आएगा, अमरावती, नागार्जुन कोंडा भी आगे पढ़ेंगे हम। अभी एग्जाम अभी जो हुआ था यूपीएससी का, पीटी का, उसमें 4 स्थल थे, 4 नदियों के नाम थे। तो आप जब पढ़ते जाइएगा तो थोड़ा बहुत मैप को भी ऐसे देखने की आदत है, याद रखने के लिए फोर्सफुली नहीं, ठीक है। क्योंकि इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा पढ़ना कुछ है नहीं अलग से आपको। तो पढ़ा, थोड़ा मैप देखा उसको, जितनी बातें बैठी। प्रारंभिक परीक्षा में कभी कभी इससे मेहरगढ़ पे ही सवाल आया है, 1-2 बार पहले। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 3 स्थल पूछे गए थे और तीनों को मिलाने के लिए पूछा गया था। उसमें एक स्थल का संबंध आपका हड़प्पा से था, एक स्थल का संबंध आप मतलब उस एक नौपाषाण काल से था, एक स्थल का संबंध आपका बुद्ध काल और मौर्य काल से था। तीनों का जिक्र आर्य शर्मा की किताब में है, बट वो क्वेश्चन बहुत टफ था। मतलब ऐसा नहीं कि सामान्य क्वेश्चन था, बट इस बार पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया भी। तो ये सामान्य रूटीन में हम लोग इसे लेके चलते हैं कि नहीं, कुछ कुछ आइडिया हो, पढ़ते रहिए आप, आइडिया रखिए आप। वैसे प्रश्नों में कभी आपसे बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है, कोई किसी को एडवांटेज नहीं मिलेगा, डोंट वरी, है ना। इतना कोई नहीं पढ़ सकता है कि आप सारे स्थलों पे, है ना। लोकप्रिय लोकप्रिय स्थल हम पकड़ते चल रहे हैं कि ठीक है, ये है, ये मिला है, उससे भी प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये क्या देखा हमने, कहां से क्या मिल रहे हैं। अब लिख लें उपकरण, आप उपकरण के बारे में जरा लिखें कि नौपाषाण काल में पूर्ववर्ती उपकरणों का प्रचलन साथ ही लिख लीजिएगा आप, ज्यादा अच्छा होगा इंग्लिश में ही, सेल्ट एक्स
सेल्ट, एक्स, कुल्हाड़ी, है ना, इत्यादि उपकरणों का बहुतायत में प्रचलन। बहुतायत में प्रचलन है, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और लिख लें। इस काल में पत्थर की उपकरणें पॉलिशदार या घर्षित होती थीं। ठीक है, पॉलिशदार या घर्षित होती थी। तो दोबारा से उसमें आप धार पैदा कर सकते हैं, ये एक चेंज आया। अब देखो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, हर काल में उपकरण में कुछ न कुछ नए बदलाव। अभी समय क्या है, खेती और पशुपालन नवपाषाण काल की विशेषता है। जब हम जीवन यापन पढ़ेंगे तो इसी के कारण कई बार इसे नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। जीवन बदल जाएगा इसके कारण, आप एक जगह रहने लग जाएंगे, अस्थायी आवास, लंबे समय तक आवास, जनसंख्या भी, जब खाद्यान्न की उपलब्धता होगी जनसंख्या भी बढ़ेगी, ठीक है। फिर आगे चल के ग्रामीण समाज की तरफ आप जाएंगे, है ना, ऐसे करके धीरे धीरे जीवन में बदलाव। बहुत इंपॉर्टेंट है नवपाषाण काल। अब फर्दर चर्चा मैं आगे वाली क्लास में ही करूंगा। कल क्लास है ना हम लोग की, तो कल वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दिया आपको, पीटी मेंस, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में 10 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक हम ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, थोड़ा बहुत है, कल हम बात कर लेंगे आपसे। हाँ बोलिए। लोगों के व्यवहार के बारे में कुछ भी दावे से हम कह नहीं सकते। हम व्यवहार के बारे में हम तभी कह पाएंगे जब हमें कोई साहित्यिक, बस हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इंसान निरंतर जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। हम इंसान धीरे धीरे अस्थायी आवास की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इंसान जो धीरे धीरे अस्थायी आवास की तरफ बढ़ रहा है, जरूरतों के हिसाब से नए नए शिल्पों, जैसे इस समय क्या देखेंगे, नवपाषाण काल में हम चक्के का ज्ञान, कुम्हार के चाक का ज्ञान, ये सब भी हमें दिखाई पड़ेगा, है ना। तो उसी के आधार पे जो हम कह सकते हैं, ठीक है। अलग से तो हम वैदिक काल के पहले बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे। पाषाण काल के अवशेष भी हमें कम मिलते, इसलिए ज्यादा नहीं कह पाते हैं। हड़प्पा के अवशेष ज्यादा मिलते हैं, तो हम अवशेषों के आधार पे कुछ उनके बारे में हम बता सकते हैं। पाषाण काल के अवशेष, एक समस्या ना उत्खनन की भी होती है ना, उत्खनन बहुत महंगा होता है। अब आप सोचो, सरकार अब विकास पे ध्यान दे या उत्खनन, साथ साथ चलता रहता है उत्खनन भी। उत्खनन बहुत महंगी प्रक्रिया है, ठीक है। तो अनुसंधान के लिए बजट बनता नहीं, इतना दिया गया, फिर अब तय होता है कि कहाँ कहाँ करना है। तो थोड़ी बहुत, ये तो थोड़ी थोड़ी जानकारी के आधार पे है ये जानकारी। अब इतनी जरूरतें हैं हिंदुस्तान में, कितना उत्खनन करेंगे वो, है ना। उत्खनन में भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल, जैसे मान लो ये पूरा क्लासरूम है, ये मलबा बन जाए कभी टिले के रूप में, माउंट के रूप में। तो एक होता है हॉरिजेंटल की पूरे क्लासरूम का ही कंप्लीट उत्खनन किया जाए, लाइन से, ऊपर से शुरू होगा टॉप नीचे तक। एक होता है वर्टिकल, किसी एक जगह पे इतने हिस्से पे ही तय कर लिया गया, एक बड़ा सा हिस्सा मतलब इसका, और वहीं पे नीचे हम लेयरबद्ध, अच्छा यहाँ से ये मिला है, यहाँ से ये मिला है। अब मान लो केवल यहाँ उत्खनन होगा तो उसे बाथरूम का तो पता चल ही नहीं पाएगा उत्खनन करता को कि बाथरूम भी यूज करते होंगे। समझ में आ रही है बात, प्रैक्टिकल यही होता ही है। तो अब जो मिला उसके आधार पे हमने अनुमान बना दिया। तो इतने सारे हमारे किचन के चाय वाले बर्तन हो तो मिलेंगे नहीं उत्खननकर्ता को कि चाय भी बनते होंगे, और ऐसा ही होता है। तो वर्टिकल हम ज्यादा करते हैं पैसे की कमी के कारण। सोचो ना, हड़प्पा के करीब करीब 3000 के आसपास 2800 से ज्यादा स्थल हैं, और टोटल एरिया को मिला लिया जाए तो मतलब 3% 4% भी एक्सकेवेशन नहीं हो पाया है। जितने एरिया उसका 1-1.5% 2% भी नहीं हो पाया है, ठीक है। बट एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं,
जो पुरापाषाण युगीन अनुसंधान की भारत में शुरुआत हुई है वो अंग्रेजों के समय हुई है। अंग्रेजों का जैसे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन ये है कि बहुत सारे कल्चर को उन्होंने सहेजने का भी काम किया उस दौर में। वो ज्ञान अपने साथ भी ले गए और जो यहाँ छोड़ दिया हमारे लिए भी वो सहेज कर उन्होंने। तो जो भी अजंता है, जितनी भी सब गुफाएं, स्तूप वगैरह हैं, सब शुरुआती अनुसंधान तो अंग्रेजों के समय ही हुआ ना। उन सबको रखा गया संभाल करके। पर ना जैसे कोई चीज पड़ी हुई है, मान लो मुझे बगल में घर बनाना था, अच्छा यहाँ ईंटें हैं, चलो निकालो ईंटें लगा लिया हमने। तो मॉडर्न एरा में जो यूरोप है ना, उसने दुनिया को रास्ता तो बताया ही है, पश्चिम यूरोप जो है। तो जब हम कभी कभी बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखते हैं अंग्रेजों के बारे में, है ना। कल मैं आपको कह रहा था एक जरा वो गवर्नर जनरल की लिस्ट के बारे में और उस बारे में, तो एक हैंडआउट तैयार है आपको। सर अच्छा आ गया है, हाँ अच्छा आपने देख भी लिया, गुड, ठीक है। क्लास के बीच में ही आया क्या? सुबह ही आया, अपडेट हो एकदम, वेरी गुड, ठीक है। उसको ना सपोर्ट के रूप में यूज करिएगा आप। और जिन गवर्नर जनरल के बारे में हमने कहा है, जैसे फेमस आपको याद होगा मॉडर्न इंडिया में, ऑलरेडी जैसे कॉर्नवालिस है, या वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। 8-10 जो नाम, लिटन, रिपन, कर्जन, बस जो फेमस नाम है उतना ही। बाकी बस वैसे ही कभी किसी का नाम आ गया तो चलो देखते हैं ये कार्यकाल है उसका, इस समय घटनाएं घटी थी। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइएगा। देने का मतलब है कि आपको नहीं एकदम याद रखना है, नहीं। रूल वही है, क्लास नोट्स, पुराने पेपर और फिर पेपर। रूल मत बदल दीजिएगा। मुझे याद दिलाना पड़ता है। अचानक से आपको क्या लगा, अच्छा ये मैटर है, अब इसको पढ़ते हैं। आप 1 घंटा पढ़ के देखिए, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। आज ना टेंशन कर पाएंगे, ना मॉडर्न लगेगा क्या कर दिया हमने। तो ये बताना ज्यादा जरूरी होता है कई बार मुझे, है ना। मेन गवर्नर पे ही नजर रखिएगा उसमें, और थोड़े बहुत कभी किसी का मन किया, अच्छा मेटकाफ मुक्तिदाता, चलो देखिए उसका कार्यकाल क्या था, ऐसे रेफरेंस के लिए। रेफरेंस का मतलब रेफरेंस ही होता है, वो रेफरल होता है। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है। मेन एजेंडे में आपका वही सब होगा, डलहौजी, करजन, ठीक है, दोनों हेस्टिंग्स जो था आपका, है ना, कॉर्नवालिस था, क्लाइव था, विलियम बैंटिक था। जो नाम हमने लिया 8-10, बस वही। लिटन, रिपन, जिसके बारे में काफी कुछ हम बता भी चुके हैं, वही 10। वो जब चाहें आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। कुछ जानकारी आपके पास ऑलरेडी हमने करा दी है, उसमें नए नए इन्फॉर्मेशन होंगे, ऐसे ही गो थ्रू कर लीजिएगा जब मन करे। कभी कोई एक को पढ़ लिया, कभी कोई एक को पढ़ लिया, ऐसे, है ना। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होती है जल्दी, फिर कल हम लोग, है ना, मिलते हैं। थैंक यू।